युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। हर हर महादेव। आज जो कि मालूम है आप लोगों को, आज जो शुक्रवार को हमारी चौपाल होती है, उसी चौपाल को आज गुरुवार को आयोजित की गई है और हमारे बीच एक अत्यंत विशेष अतिथि उपस्थित है जिनका स्वास्थ्य सेवा का अनुभव 25 वर्षों से अधिक का है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय अभिषेक मल्होत्रा जी का। अभिषेक जी एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ पहले एक फार्मासिस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक फार्मासिस्ट के रूप में कार्य किया है, जहां उन्होंने लोगों को दवाओं के सही उपयोग और उनके साइड इफेक्ट यानी दुष्परिणाम के प्रति जागरूक किया है। दवाओं के इसी गहरे ज्ञान के साथ पिछले 6 वर्षों से आप नागपुर में न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बिना दवा की पद्धति ने से आपने अनगिनत रोगियों को पुरानी पीड़ा और रोगों को ठीक कर उन्हें एक नया जीवन दिया है। इसका एकमात्र ध्येय लोगों को दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाकर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाना है। आइए हम सब मिलकर आदरणीय अभिषेक मल्होत्रा का स्वागत करने से पहले हमने उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं और उस पंक्तियों को भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया हमने लिखा है, आज दोपहर में हमने लिखा था। दवाओं के चक्रव्यूह को जिसने करीब से जाना है, आज उन्हीं से हमें न्यूरोथेरेपी का सूत्र पहचानना है। जो फार्मेसी के अनुभव से बदल रहे सेहत की तकदीर, आइए मिलकर सीखें उनके अंगों की सही तस्वीर। दवाओं के दुष्परिणाम और न्यूरोथेरेपी के ऊपर अभी जो पंक्तियां हैं हम बताने जा रहे हैं आपको, तो देखिए कैसा लगता है वो अभी बताइएगा आप लोग। सिर्फ लक्षणों को दबाना ही मर्ज का उपचार नहीं होता। बिना सोचे दवाएं खाने से शरीर का उद्धार नहीं होता। दवाओं के साइड इफेक्ट से जब कांपती है काया, तब न्यूरोथेरेपी ने ही सदा सही मार्ग दिखाया। बीमारी का इलाज हो ऐसा जो जड़ पर सीधा वार करे, एक अंग को ठीक कर दूजे को बीमार ना करें। दवाइयों के विज्ञान से जब जागेगा यह संसार, तभी न्यूरोथेरेपी से होगा हर पीड़ा का सच्चा उपहार। बहुत बहुत तालियों के डिजिटल तालियों के साथ स्वागत करते हैं अभिषेक मल्होत्रा जी का। अभी से आपका मंच है और आपको ही सुनने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जी आवाज आ रही है पंडित जी मेरी? सभी को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो हमने मंत्रों का उच्चारण किया, इससे आपका मन शांत हुआ है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी भी? हाँ जी, मन शांत हो गया। चलिए अब वो मन को थोड़ा सा अशांत कर देते हैं। ये कुछ सीखते हैं अभिषेक दवाइयों सर के। अभिषेक सर नमस्कार सर। आपकी आंखें आंखें ही दिखाई दे रही हैं, कैमरा को थोड़ा नीचे कर लें प्लीज। भैया देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई ये कोई अब ठीक है, अब ठीक है। क्लास लेने का अनुभव नहीं है। ये तो इतने दिनों से इतने लोगों के सेशन सुन सुन के मेरा हो गया था दिमाग थोड़ा सा आउट। तो बोला यार अब अपना भी थोड़ा सा ज्ञान पेल दिया जाए। क्या कहते हैं आप? ये कोई प्रोफेशनल या ये सेशन नहीं है भाई, ये अपनी बड़े भाई की बात या छोटे भाई की बात समझ के आप लोग सुने, ठीक है? अच्छा, पंडित जी हमारे साथ थोड़ा मजाक करते हैं। पंडित जी बोलते हैं हमको फोन करके, भैया आपका एक मोहक और क्या है पंडित जी? सुंदर अति मनमोहक छवि चाहिए। हाँ, छवि दो। वो बोला जो साला भगवान ने नहीं दिया वो तुमको कहाँ से देते भैया? चलिए, ये बातों को अब हम थोड़ा सा ये चीजों पे आते हैं कि दवाई से हम क्या समझते हैं, मेडिसिन से हम क्या समझते हैं। इसको समझिए। कोई भी ऐसी चीज, मेडिसिन की परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा को समझे। कोई भी ऐसी चीज जो रोगी के दर्द को कम करे, तकलीफ को कम करे, उसको बीमारी से मुक्त करे और सही
उसका बिना साइड इफेक्ट के उसको आराम पहुंचाए, उस चीज को हम दवा कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो एलोपैथी की हो, आयुर्वेदिक भी हो, होम्योपैथिक हो, हम प्राकृतिक चिकित्सा भी समझते हैं। हम पानी का उपयोग भी औषधि के रूप में करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग भी औषधि के रूप में करते हैं। तो ऐसी कोई भी, प्राणायाम का उपयोग भी औषधि के रूप में करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो दर्द, रोगी को बीमारी से मुक्त करे, वो दवा है। सिर्फ मेडिसिन ही दवा नहीं है। ठीक है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जहां तक मेरे को अभी तक जो जानकारी है, कि मेरे ख्याल से न्यूरोथेरेपी की शुरुआत होने में दवाइयों के साइड इफेक्ट का कुछ रोल है। ऐसा मैंने कमलेश दीदी के लेक्चर में सुना था कि गुरुजी की सुपुत्री के साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ था। पंडित जी, शायद ये मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। तो ऐसा कुछ किस्सा हुआ था जिसकी वजह से गुरुजी ने फिर इसकी तरफ, न्यूरोथेरेपी की तरफ कदम बढ़ाए। तो हमको ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जहां से हमारी न्यूरोथेरेपी की शुरुआत हुई है, तो उसको हम समझे और उसको निग्लेक्ट ना करें। ठीक है। अब हमारी पंजाबी में कहावत है, देखो बुरा नहीं मानना, कि और इसको अदरवाइज नहीं लेना, कि जब लड़की को देखने जाओ तो उसकी माँ को देखो पहले, लड़की को बाद में देखो। मतलब देखने का मतलब उसकी, क्या बोलेंगे, उसके व्यवहार को समझो, क्योंकि उसके मदर, बच्ची के ऊपर में मदर का असर रहेगा। इसी तरह रोगी को देखने से पहले उसकी दवाइयों को देखो, क्योंकि रोगी के शरीर में वो दवाइयों का असर रहेगा। ये बात को आप समझना। ठीक है। आज के बाद कभी भी आप दवा, पेशेंट को ले, उसका प्रिस्क्रिप्शन जरूर उससे मंगाए। बिना उसके आप सही पिक्चर को नहीं समझ सकते। और पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन हाथ में आते ही उसकी फोटो खींच के आप अपने पास स्टोर कर ले। भले ही उसको बाद में आप स्टडी करें, लेकिन आपके पास पेशेंट दवाइयाँ क्या खा रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और मैंने ये प्रैक्टिस में देखा है कि लोग बीमारी को, दवाइयों को छुपाने की कोशिश करते हो। पहली बार में आपको नहीं बताने वाला है किस किस डॉक्टर के पास गया है, क्या क्या दवाइयाँ खाए उसने। आपको खरोच खरोच के वो इन्फॉर्मेशन उससे निकालनी पड़ेगी। स्टेरॉइड आपने खाए हैं क्या, पेन किलर आपने खाए हैं क्या, फिर उसी हिसाब से आप आगे उससे ट्रीटमेंट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम ये समझते हैं कि जैसे हमारा तो जो नॉलेज है, ये न्यूरोथेरेपी, ये आयुर्वेद से या वेदों से निकली हुई एक शाखा है। मतलब वेद अगर पेड़ है, तो न्यूरोथेरेपी उससे निकली हुई एक शाखा है। अब हम एलोपैथिक को थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं कि ये लोग यहाँ तक किस तरीके से पहुंचे। ठीक है। क्योंकि ये का जो ज्ञान है, ये यहाँ तक किस तरीके से पहुंचे हैं, इसको हम थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से इनको, कैसे कैसे ये लोग यहाँ तक पहुंचे। तो थोड़ा सा हमको इसके बारे में मालूम रहना चाहिए। तो इसका जो नोन, जब हम इस पे रिसर्च करते हैं तो हमको समझ में आता है कि 1540-1543 के आसपास एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे इन लोगों ने अध्ययन करना स्टार्ट किया। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में 1540 के करीब इन लोगों ने स्टार्ट किया अध्ययन करना। उसके बाद 1628 में ब्लड सर्कुलेशन पे, जैसे हमारा तो वेदों से हमको पता है कि भैया ये शरीर है, अस्थि है, ये है, वो तो हम वेदों से समझते थे। लेकिन इन लोगों के पास वेद नहीं थे, तो इन्होंने कैसे अपनी साइंस को आगे बढ़ाया, तो इनके कुछ पड़ाव थे। 1628 के करीब इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को समझने की कोशिश किया। फिर 1796 में पहली वैक्सीन का इजाद हुआ। ये सब चीजें हमको मालूम रहना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे ये लोग फिर आगे बढ़ते गए और 1928 में पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का इजाद हुआ। ठीक है। अब 1953 में इन लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई किया। अब हम आ जाते हैं जो हमारे काम की चीज है। हम बोलते हैं कि भैया हम जेनेटिक डिसीज को ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब जेनेटिक डिसीज को आप ट्रीट करते हो, तो जेनेटिक डिसीज आई कहाँ से, जीन्स थ्योरी आई कहाँ से, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भैया हमको इतना कम से कम मालूम रहना चाहिए कि जीन्स थ्योरी हमारे पास में आई कहाँ से। तो इन लोगों का एक ह्यूमन
जीनोम प्रोजेक्ट हुआ है 1990 से 2003 तक, जिसमें कई देशों के साइंटिस्ट ने मिलके पूरे ह्यूमन जीनोम के ऊपर रिसर्च किया। सारे डीएनए को इन्होंने डिकोड किया, क्रोमोसोम्स को पहचाना, और उसका मकसद क्या था कि एक पर्सन का कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट हम लोगों को पता चले। आज हम डीएनए और जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि ये चीजें आई कहाँ से। तो अगर किसी ने आपसे पूछा तो बोलना सर हमारा थोड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे भी स्टडी है। तो ये कुछ आंसर आपके पास में रहने चाहिए, आपको मालूम रहना चाहिए कि कभी किसी ने पूछ लिया तो उसका मतलब क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दवाइयों पे। अब मेरे को बताइए कि दवाइयाँ, या मैं ऐसे आपसे पूछता हूँ कि कोई भी दवाई हम एलोपैथिक की खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो हमने ये कभी जानने की कोशिश की कि क्यों शरीर पे साइड इफेक्ट होते हैं दवाइयों के? क्या दवाइयाँ साइड इफेक्ट के लिए बनी है? दवाइयाँ तो सही इफेक्ट के लिए बनी है, लेकिन ऐसी कोई भी दवाई ये दुनिया में नहीं है, विश्व में नहीं है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, भले वो 1 रुपए की वो दवाई हो या 1 लाख रुपए की दवाई हो। तो इसका आंसर आप कोई देना चाहे तो बताएं। दवाइयों में साइड इफेक्ट क्यों होता है? सर क्योंकि ये केमिकल बेस्ड मेडिसिन है, तो वो प्राकृतिक रूप से बनाई गई नहीं है, इसलिए इनका बॉडी पे साइड इफेक्ट होगा सर। जी, ठीक बात है, लेकिन आयुर्वेदिक तो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी होती है ना, आयुर्वेदिक दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है। सर हमारी बॉडी ना फीडबैक सिस्टम पर काम करती है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब जो हम केमिकल लेते हैं या दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक देते हैं या होम्योपैथी, तो हमारे शरीर को पता है कि कौन सी बीमारी में कितने केमिकल की जरूरत है, तो इतना केमिकल वो उपयोग कर लेता है और बाकी का केमिकल उसको या तो फिल्टर कर देता है, और अगर नहीं हो पाता है तो वो बॉडी में जमा हो जाता है जो दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करता है। सर मुझे ये जानकारी है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगी? हाँ, होता ये है सर कि जिस भी चीज के टारगेट करके बीमारी का वो दिया जाता है, दवा दी जाती है, तो उसके जो और भी कारण होते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज अगर बीमारी है तो उसकी कोई एक कारण निश्चित शरीर में नहीं होता है। और एलोपैथिक या फिर उसमें जो डॉक्टर जल्दी जल्दी में क्या होता है कि उसी को टारगेट करके उसी के लिए बीमारी कर देते हैं। उससे संबंधित जो चीजें अन्य चीजें होती हैं, चाहे जो सिस्टम पार्ट्स जुड़े हुए हैं या फिर उसके अन्य कारण जो भी होते हैं, वो कारण उस कारण पे नहीं जा पाया जाता है। तो वो कारण जो है बल्कि वहां पर नुकसान पहुंच जाता है, जो है मतलब किसी एक पार्ट पर तो काम कर दिए उसी को टारगेट करके, लेकिन उससे रिलेटेड जो अदर चीजें हैं उस पर ध्यान न दे करके वो दवाई इसलिए वहां पर जाकर के उसका उल्टा काम प्रभाव पड़ जाती है। इसलिए साइड इफेक्ट तौर पर हम अक्सर देखते हैं सर कि जहां पर दवा जिसके लिए दवा दी जाती है उसके अलग पार्ट पर वो साइड इफेक्ट होता है, उस पार्ट पर बहुत कम होता है, मतलब जिसके लिए दवा दी जाती है। हार्ट के लिए दिया गया, पता चला जो है नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो गया, फेफड़े के लिए दिया गया तो लीवर गड़बड़ हो गया। इस तरह दूसरे पार्ट पर असर करता है, क्योंकि टारगेटेड जो एरिया होता है उसके अलावा वो संबंधित उसको समझ नहीं पाते, जल्दी उसको दवा दे दी जाती है। इसीलिए जो समझ में आता है साइड इफेक्ट इसीलिए होता है ज्यादा। ठीक है जी, और कोई कुछ कहेगा? कोई मेडिसिन लेते हैं तो डायरेक्टली सर में दर्द है तो हम उसे ले। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, कह रहे हैं अगर कोई हम दवाई मेडिसिन कोई लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के और मतलब पेट से जाएगा, फिर ऑर्गन से होता हुआ, सपोज दैट सर दर्द है तो सर तक जाएगा, तो हमारे जैसे लीवर किडनी से होके ही जाएगा, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वहां पे भी इफेक्ट वो देगा ही देगा। रीजन यही है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। और कोई कुछ बताए? एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए। सर मैं बोलना चाहूंगा। जी बोलिए जी।
सही बात ये है, एक बार अगर डायग्नोस करके दवाई दे दी गई तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, हर दिन जैसा आपने पेन पॉइंट चेक करके डायग्नोस करके फिर treatment देते हैं, वैसा वो होता नहीं। आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक लो या यूनानी हो या कोई भी दवा, एक बार चेक कर लिए दे दिए, वो डोज कंटिन्यू चालू रहता है। और अब डोज कम करना है ज्यादा करना है, इसलिए पेशेंट दवाई देने वाले के पास जाता नहीं। वो कोई भी चीज प्रमाण नहीं, इस पर मैं कहना चाहूंगा, डोज भी समय समय पर वो लोग चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के लिए बोलेंगे कि एक दवा तो फुल पूरी दवा फिर आधी दवा कर देते हैं, ये कोई ऐसा कारण नहीं होता है। ठीक है, आपको कुछ कहना चाहो? सर मैं कोई इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जी एक बताइए मिनट सुनिए सर। मैं होम्योपैथिक दवा तो सर एलोपैथी में जो दिया है दवाई का कि जितना बॉडी में जो दवाई अब्जॉर्व होती है उसका 5 गुना दवाई जो है वो उसको इंजेस्ट करनी पड़ती है। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ सर? सर हाँ जी, एक सर मिनट जो एक बोर्ड मिनट एक मिनट एक मिनट बोलिए। सर एक्चुअली जो हमारी बॉडी है सर, वो मेडिसिन एक्सटर्नल मेडिसिन के लिए बनी नहीं है। बॉडी खुद अपनी कोशिश में लगी होती है, हम बाहर से जो केमिकल डालते हैं तभी दिक्कत आती है सर। ठीक है, सर, मैं आपको बताता हूँ। ये बस, हाँ जी बोलिए। फॉरेन पार्टिकल समझता है। रिक्वायरमेंट से पहले ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, आपका मैंने सबका सुन लिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको हम थोड़ा सा प्रोफेशनली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर में दवाई जाके क्या करती है। तो आप लोग थोड़ा सा ये वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड है फर्स्ट पास इफेक्ट। थम्स अप करिए अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है जी। इसके ऊपर आप स्टडी करेंगे। ये हर दवाई जो हमारे शरीर के अंदर ओरली डाली जाएगी उसके साथ ये क्रिया होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या होता है एक्चुअली में, आइए इसको समझते हैं। जब भी दवाई हम ओरली लेंगे तो वो सबसे पहले लीवर में जाएगी। लीवर पे जाने के बाद लीवर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि लीवर को मालूम है ये शरीर से बाहर आए से आई हुई चीज है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे आपने 100 mg की टैबलेट खाई है तो लीवर उसमें से 30% 40% चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके बाद वो फिर ब्लड के सर्कुलेशन में जाएगी हिपेटिक पोर्टल वेन, इसके थ्रू। ठीक है जी, इतनी बात आपको आई समझ में। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में आती है एक और चीज जिसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग का मतलब है वो परसेंट ऑफ दवाई जो सिस्टम में गई, यानी ब्लड सर्कुलेशन में गई और सेल तक पहुंची ब्लड में जाने के बाद, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। परसेंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द ब्लड, ठीक है। वो ब्लड के थ्रू फिर अपनी टारगेट जगह पे जाएगा। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई है, फर्स्ट पास इफेक्ट और बायो अवेलेबिलिटी। जितनी भी, क्योंकि यही चीज डिसाइड करती है डोज कितना होगा ड्रग का, कितनी बार दिया जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हेगड़े सर बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, जरूर उनको हमको पढ़ना चाहिए। यही चीज डिसाइड करेगी कि आपको दवाइयाँ कितनी बार खानी है, कब तक खानी है। क्योंकि अगर डिजीज से हमको छुटकारा चाहिए, सिम्टम से हमको छुटकारा चाहिए, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मेडिसिन हमारे ब्लड में, हाँ, ब्लड में उसका कंसंट्रेशन उतनी देर तक बने रहना चाहिए, तभी वो ड्रग हमारी
तकलीफों को दूर कर पाएगा। अगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है और वो कंसंट्रेशन ब्लड में नहीं बना पा रही है दवाई, तो वो दवाई अपना असर नहीं दिखाएगी। इसीलिए हमको बार बार क्यों डोजेस दी जाती है, क्यों 500 mg सुबह शाम खाओ, 300 mg सुबह शाम खाओ, ये डॉक्टर क्यों लिख के देता है? इसके पीछे की साइंस ये है कि वो आपके ब्लड में वो कंसंट्रेशन दवाई की मेंटेन करना चाहता है, जो वो दवाई लीवर डिस्ट्रॉय करने के बाद जितनी कंसंट्रेशन उसको चाहिए, उतनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमको बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आई मेरी बात? ठीक है, 2 ही लोगों को समझ में आया 150 में से? आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि दवाइयाँ कितने प्रकार से हमको दी जा सकती है। ये कोई बताना चाहेगा कितने प्रकार से हम दवाइयाँ ले सकते हैं? एक एक करके बताइए। मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने हैं बॉडी में, कितने प्रकार से दवाइयाँ ली जा सकती है? अनम्यूट है पंडित जी सब लोग? हेलो। हाँ जी, हाँ सर। एक एक करके बोलिए। ओरल से ले सकते हैं, इंजेक्ट करके ले सर, बोतल में ले सकते हैं सर, बोतल चढ़ाता है आईवी से, इंजेक्शन से, टैबलेट थ्रू, लिक्विड थ्रू। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कोई? ओरल मैम सर सबलिंगुअल रूट। हाँ जी, ओरल हाँ जी, और इंट्रावेनस। जी। और कोई बताना चाहे? सर ओरली लेते हैं, इंट्रावेनस लेते हैं, इंट्रामास लेते हैं और लोकली अप्लाइड सर। सबकुटेनस, चार प्रकार इंट्राडर्मल, का आपने बताया, बहुत बढ़िया। इंट्राडर्मल सबकुटेनस सर। देते हैं ना सर। जी 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 जी। चलिए अब मैं बताता हूँ कितने प्रकार से हम दवाइयाँ शरीर में डाल सकते हैं। ओरली तो हमको सबको मालूम है, इंट्रावेनस का मतलब वेन्स के थ्रू। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फैटी टिश्यू ऑफ लेयर बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस। डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो फैटी लेयर है उसके बीच में अगर दवाई दी जाए तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। ठीक है, उसके बाद में आता है इंट्रा एक्यूलर, मतलब आंखों में जो दवाई डाली जाती है। उसके बाद इनहेल्ड, जो नाक के थ्रू आप ले सकते हैं। उसके बाद सबलिंगुअल आपने बताया। उसके बाद में ट्रांसडर्मल, जो स्किन के थ्रू ब्लड में आ जाती है दवाइयाँ, इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब और एक दो है इंट्रा आर्टिकुलर, जो हमारे फील्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब है जॉइंट्स के बीच में दिए जाने वाली दवाइयाँ, जो घुटने में जो ये लोग इंजेक्शन देते हैं ना स्टीरॉइड्स के, इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है जी। उसके बाद में एक बक्कल कैविटी में भी दवाई जाती है, बक्कल कैविटी होती है वहां पे भी दवाइयाँ दी जाती है। सबलिंगुअल तो हमको मालूम है, बक्कल के थ्रू भी दी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद इंट्रा आर्टीरियल, आर्टरीज के थ्रू देने वाली दवाई। ठीक है, ये सब चीजें हमको मालूम रहना चाहिए। ठीक है जी। अब इसको देने का मतलब क्या है, दवाई को इस प्रकार से इतने अलग अलग तरीके से देने का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? दस 11 प्रकार की तरीके हैं जी दवाई देने के शरीर में। पंडित जी अनम्यूट करे हो। हैंड राइज करें, मैं नाम लेता हूँ क्योंकि आवाज फिर गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, जिनको बताना है वो हैंड राइज करें, जिससे हम भी लाभ ले पाए। क्यों इसी प्रकार से हमको दवाई की जरूरत पड़ रही है? कोई है इच्छुक तो हाथ ऊपर करे, हम उनको माइक ओपन करके दे रहे हैं।
दीपालिका जी उन्होंने किया हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर पटेल जी ने बराबर बायो अवेलेबिलिटी। पुष्पा जी, डॉक्टर पुष्पा जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते रहे, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसमें दो तीन चीजें, बायो अवेलेबिलिटी तो है ही है, दूसरी ऑनसेट ऑफ एक्शन। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाते हैं तो दवाई को काम करने के लिए 30 से 60 मिनट लगते हैं, लेकिन सब लिक्विड जो कि सबसे फास्टेस्ट रूट माना जाता है, उसको 2 से 5 मिनट ही लगते हैं काम करने के लिए। इसलिए हार्ट पेशेंट्स को एंजाइना में आप देखो सॉर्बिट्रेट वगैरह टैबलेट जो है वो जीभ के नीचे रखने को बोला जाता है, क्योंकि वो फास्टेस्ट रूट माना गया है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है जी, इतनी बात आएगी आपको समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिपीट, क्या रिपीट करना है जी? ठीक है जी, अब हमको दवाइयों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हुई है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उतने डीप में मैं ज्यादा नहीं चाहता हूँ। चलिए अब हम जो हमारे न्यूरोथेरेपी के काम की चीज है उस पे आ जाते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है जी, अब आप ये पकड़ के चलो कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसके वो शरीर में साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है ही, उसमें कोई आप डाउट रखो ही मत, ये आप पकड़ के चलो। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि दवाइयों में तीन चीजें होती है, एक यूज होता है, एक मिसयूज होता है और एक एब्यूज होता है। ठीक है, दवाइयाँ हम सभी को इस्तेमाल करनी पड़ती है, ये सच है, और आगे भी करनी पड़ सकती है। इसलिए दवाई में हमारी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, यूज करने का मतलब क्या है, और ये आपके पेशेंट के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। आप पेशेंट को समझाइए दवाइयों को यूज किया जाता है, एब्यूज और मिसयूज नहीं किया जाता। अच्छा, अब यूज का क्या मतलब है? क्योंकि दवाइयाँ इस्तेमाल के लिए ही बनी है, जब और जब उनकी जरूरत पड़े तो दवाइयाँ इस्तेमाल के लिए हमारे बनी हुई है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। तो यूज का क्या मतलब है? जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर पेशेंट को दवाई लिख के दे और वो पेशेंट वो दवाई को रिगरसली फॉलो करे, समय तिथि डेट के हिसाब से, जितना प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है उस हिसाब से अगर वो लेता है तो उसको यूज माना जाता है। वो यूज किया आपने दवाइयों को उस समय के लिए, अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए। मिसयूज का मतलब यह है कि आपने मिसयूज या ओवर यूज किया, आपको फिर से वो तकलीफ हुई, लेकिन आप फिर डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने वही दवाइयाँ कंटिन्यू कर ली बिना डॉक्टर को पीछे हुए पूछे हुए, तो उसको मिसयूज या एब्यूज मिसयूज बोला जाएगा। ठीक है जी, अब एब्यूज क्या है दवाइयों का, जो आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एब्यूज का मतलब है ऐसी पेशेंट दवाई खा रहा है जिसकी उसकी बीमारी से उसका कोई संबंध ही नहीं है, उसको डोज मालूम नहीं, उसको खाने का तरीका मालूम नहीं, किस लिए इस्तेमाल कर रहा है वो मालूम नहीं, कब खाना है वो मालूम नहीं, इसको बोलते हैं एब्यूज। और ये आज के डेट में सबसे ज्यादा हो रहा है। जिस जिस इंसान को 10-20 दवाइयों के नाम मालूम चल गए वो खुद को डॉक्टर बताने समझने लगता है, और पूरे गांव में वो बताता है कि ये, अरे ये हो गया ये खा लो, ये हो गया ये खा लो, वो हो गया वो खा लो। ये एब्यूज है, एब्यूज ऑफ ड्रग। समझ गए आप मेरी बात को? ये हमारे पेशेंट को आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप इस्तेमाल करिए, गैर इस्तेमाल नहीं करिए दवाई का। हाँ, इस्तेमाल करना भी जरूरी है। मैं एज ए फार्मासिस्ट आपको बताता हूँ, एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट मैं ये बात नहीं बोलता आपको
लेकिन अगर पेशेंट को उस समय कोई दवाई की जरूरत है तो जबरदस्ती उसको ट्रीटमेंट देने की जरूरत मुझे नहीं समझ में आती। ठीक है जी। अगर आपको समझ में आ रहा है कि B12 की कमी है, इसके अंदर में D3 की कमी है, तो थोड़े दिन के लिए अगर आप उसको B12 का कोई सप्लीमेंट या D3 का सप्लीमेंट देते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो चीज करने के लिए आपको 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना तब तक वो पेशेंट क्या सफर करता रहेगा, और इतना खर्चा आप करवाओगे उसका छोटी सी चीज के लिए। आपको हमेशा पेशेंट की जगह पे खड़े रह के सोचना है। एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हेल्थ, आप गूगल पे जाओ जब भी, तो आप जब अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन या अपनी सर्विस का डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो वहां पे न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं आता, वहां पे हेल्थ एडवाइजर या हेल्थ कंसल्टेंट आता है। तो आपका प्राइमरी रोल हेल्थ कंसल्टेंट का है। न्यूरोथेरेपिस्ट तो आप बाद में हो अपने इसमें, लेकिन आपका प्राइमरी रोल हेल्थ कंसल्टेंट का है। हेल्थ कंसल्टेंट बहुत वास्ट फील्ड है। आप सही दवाई का इस्तेमाल करके लोगों को फायदा करवा सकते हैं, सही सलाह देके लोगों का फायदा करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज और जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़े, बोरिंग तो नहीं हो रहा? ठीक है जी। अब ये बात तो हमको समझ में आ गई कि पेशेंट के, अच्छा, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं खासकर न्यूरोथेरेपी में, वो सब क्रॉनिक रहते हैं, सालों तक दवाइयों का इस्तेमाल करके ही हमारे पास आते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत कम आते हैं जो बिना दवाई खाए हुए आए। तो आपको वो पेशेंट में दवाइयों के थ्रू स्टडी करना है कि इस समय ये पेशेंट की बॉडी में क्या क्या दवाइयाँ के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमको दिख रहे हैं। अब कुछ मैं कॉमन दवाइयाँ और उनके साइड इफेक्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वैसे तो आप लोगों को ये सब चीजों का आइडिया होगा ही, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं पेट के मरीज। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा मिसयूज वाली दवाई आज के टाइम में पेंटोप्राजोल है, जो पैंडी, पेंटॉप डी, इस टाइप के नाम से ऑल ओवर इंडिया में लोग सालों साल खाते रहते हैं। ठीक है, अब कई 8 हफ्ते खाने के बाद ये कुछ कमियां आपको, साइड इफेक्ट इसके आपको दिखाई देंगे शरीर में। क्या क्या वो कमियां हैं? B12 की डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन उसका इम्पेयर्ड होगा, उसके बाद में उसको आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ये सब चीजें आप ट्रीटमेंट देते समय ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ आते हैं जो, जिनको नींद नहीं आती, वो सिडेटिव्स के साइड इफेक्ट्स को झेलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक लेक्चर बात है। ठीक है जी। अब सिडेटिव्स के इस्तेमाल से हमको क्या समझ में आता है, वो पेशेंट को पुअर कंसंट्रेशन होगा। जो पेशेंट नींद की दवाइयाँ खाता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होंगे, ड्राई माउथ होगा उसका, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी उसको फीलिंग होगी। ठीक है जी, और वो हैबिचुअल हो चुका होगा, वो हैबिचुअल हो चुका होगा नींद की गोलियों की। इसलिए हम लोग हमारी फार्मेसी में कभी भी नींद की गोलियां नहीं रखना ही बंद कर दिया था हमने, क्योंकि वो ऐसी दवाई है, एक पत्ता यानी 10 गोलियां आपने अगर दे दिया पेशेंट को, वो पेशेंट ने अगर 10 दिन वो खा लिया दवाई, उसकी नेचुरल नींद की जो साइकिल है वो टूट जाती है, वो दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। ये इतनी सिर्फ 10 दिन में उसको फिर बिना दवाई के नींद नहीं आएगी। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं ब्लड थिनर के ऊपर में। मैक्सिमम लोग ब्लड थिनर भी खाते हैं। ब्लड थिनर ये इकोस्प्रिन टाइप की दवाइयाँ, इससे आगे चल के 5 साल 10 साल के बाद में क्या हमारे शरीर में इफेक्ट आएंगे वो समझ लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं। ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है, स्टूल्स में ब्लड आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, खांसते समय ब्लड आ सकता है, इंजरी के बाद अनकंट्रोल्ड ब्लड निकल सकता है, और एक्सट्रीम केस में
ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है जी, ये बात भी आप ध्यान रखना। ये बहुत सस्ती दवाइयाँ होती है, ब्लड थिनर 4 रुपए 5 रुपए का पत्ता है इकोस्प्रिन का, लेकिन ये आगे चल के ये सब काम होते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या समझेंगे और कुछ? ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, आपके ये मैंने पिछली 12वीं क्लास में एक बताया था कि आपके ध्यान में अपने एरिया के 5 से 10 डॉक्टर होशियार डैशिंग आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का काम डायग्नोस का है, दवाइयाँ लिखने का नहीं है। आप पेशेंट को बताइए, अगर जब भी पेशेंट आपका डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट को बताइए वहां पे दवाई लिखवा के नहीं आना, डायग्नोस करवाना। डॉक्टर को पूछना, सर मेरे को क्या बीमारी है, मेरे को सर इतना बता दो, कब ठीक होगी नहीं होगी, क्या ये दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारी है। ये सब पूछने वाले बातें होती है डॉक्टर से। डॉक्टर का काम प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ लिखना नहीं है, डॉक्टर का काम डायग्नोस करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा पढ़ाई वाला सेशन हो रहा है, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। कई साल पहले एक होशियार डॉक्टर क्या होता है और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कई साल पहले मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत हुई, तो दवाइयाँ खाते रहा, इग्नोर करते रहा, काम करते रहा, थोड़ा करके पेन बढ़ते रहा। एक समय ऐसा आ गया कि सुबह उठने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि 1-1.5 घंटे तक किसी ने मेरे को ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ है, मसल्स को पीछे से, जैसे कोई हाथ से पीछे से मसल्स को ऐसे पकड़ लेता है ना, इस तरीके का मेरे को लगने लगा, पूरा डिस्कम्फर्ट था। और वो 1-1.5 घंटे तक उठने के बाद वही स्थिति रहती थी। मैं बड़ा परेशान हो गया, धीरे धीरे कंडीशन वर्स हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनके पास में गया। आज से 10 साल पहले की बात है, 10 या 15 साल हो गए बात को। उन्होंने उस समय मेरे से 700 रुपए फीस लिया था और 20 रुपए की दवाई मेरे को लिख के दिया, 7 दिन की दवाई 20 रुपए की। मैं बाहर आके इतना परेशान हो गया, मैं बोला यार 1.5 घंटा मैं यहाँ बैठा रहा, 700 रुपए इसने मेरे से फीस लिया और 20 रुपए की दवाई मेरे को लिख के दे रहा। वो दवाई जो हम काउंटर पे भी नहीं बेचते, इतनी लो पावर की दवा, यानी कॉम्बीफ्लाम टाइप, कॉम्बीफ्लाम और रेंटेक लिख के दिया था उसने मेरे को वो टाइम पे, 14 गोली 7 दिन की। मैं सोच में पड़ गया, मैं बोला यार ये क्या बात हो गई। तो मैं बोला, सोचा कि यार ये साला इतना बड़ा डॉक्टर है, ऐसे तो तकलीफ भी उसने देखी है, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये क्यों ऐसे ही मेरे को दवाई लिख के देगा इतनी। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, खा के देखते। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 4 दिन खाया, 5 दिन, कोई आराम नहीं। 6 दिन हो गए, कोई आराम नहीं। बोला यार ये तो काम गड़बड़ हो गया। 7वें दिन सो के उठा, पूरी तबीयत ठीक, कोई दर्द नहीं, सब कुछ खत्म, रिलैक्स, फुल रिलैक्स। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कभी मेरे को तकलीफ थी ही नहीं। तब मेरे को समझ में आया कि वो डॉक्टर को मालूम था कि ये 7 दिन तक इसको ये तकलीफ रहेगी, इसलिए उसने मेरे को टाइम पास के लिए 14 वो एकदम नॉर्मल टाइप की गोलियां लिख के दे दिया। उसको मालूम था कि 7 दिन में ये तकलीफ खत्म हो जाने वाली है। तो डॉक्टर इसको बोलते हैं, जिसका एक्सपीरियंस वो लेवल तक पहुंच गया है कि वो बीमारी का पूरा समझ चुका है कि इतने दिन में इसको ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं डॉक्टर। उसका एक्सपीरियंस ये लेवल तक चला गया है कि उसको दवाइयों का मिनिमम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। उसने दवाइयों से इलाज नहीं किया, उसने अपने एक्सपीरियंस से इलाज किया। ये पेशेंट 7 दिन में ये दवाई से ठीक हो जाएगा, उसको मालूम था। ठीक है जी, चलिए अब और क्या आपको मैं बताऊं। हो गया पंडित जी, 10 बज गए है, नहीं बजे? अरे बाप रे बाप। चलो पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो, कुछ ऐसे ही और कुछ भी एक्सपीरियंस बताइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम कौन सा एक्सपीरियंस तो बहुत है, वो तो मैं बताने जाऊंगा तो सब परेशान हो जाएंगे।
लेकिन आज एक बहुत रोचक घटना हुई, जो आज आज का किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। चलो जाने दो, सिर्फ आज का किस्सा मैं बताता हूँ आपको। ये मतलब हाँ, ये मतलब गुरुजी ने मेरे को ऐसी जगह पे लाके बैठाया है। 25 साल तो मैंने दुनियादारी बहुत देखी, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ ना, ये एक अलग ही लेवल की चीज है। आज ही मेरे पास में 2 पेशेंट आए, ग्लोबल ग्रोथ डेवलपमेंट डिसऑर्डर, 2 पेशेंट, सेम प्रॉब्लम, और इतना अलग अनुभव था दोनों के साथ में। एक बच्चे की माँ उसको बहुत समझ रही थी, दूसरे बच्चे की माँ 70 किलोमीटर से आने के लिए तैयार है ट्रीटमेंट सीखने के लिए। देखो आप, एक बच्चे की माँ ने, वो बच्चा उसको नहीं चाहिए था तो उसके लिए उसने दवाइयां खाई, एबॉर्शन पिल्स, और एक बच्चे की माँ 70 किलोमीटर से रोज मेरे पास ट्रीटमेंट सीख के आने के लिए तैयार है। सेम बीमारी है, 2 माएं, इतना विरोधाभास एक ही दिन में, एक ही बीमारी। ठीक है जी। चलो अब मेरे को आप वो लोग थम्स अप करके बता दो जिनको अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है न्यूरोथेरेपी करते हुए, या कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस अभी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा इनिशियल लेवल पे है। कितने लोग हैं? यहाँ पे भी देख लीजिए ना, तो बहुत सारे डॉक्टर है ना, यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। काफी लोग हैं। चलो एक, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मैं आपकी शंका, एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं न्यूरोथेरेपी में आया, अभी आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं पता नहीं मेरी राम कहानी सुनने में, कोई है तो, नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। 2-4 लोग का है। ठीक ठीक। चलो पंडित जी, समय है क्या 2-4 मिनट? चलो जी, बता देता हूँ। है है अभी, अच्छा बताओ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप में से, चलिए ठीक है बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आप मेरे को बताइए, है सर है? बताइए, अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लगेगा ही। चलो मैं बता रहा हूँ। अभी आप लोग ये बताओ बाबा जी, ठीक है जी बता रहा हूँ। अभी आप लोग ये बताइए कि आप में से कितनों ने न्यूरोथेरेपी की शुरुआत जीरो से की है? जीरो से, जीरो जीरो, जीरो से शुरुआत। अभिषेक भैया, इसमें से कुछ पैदा ही हुए रहेंगे लीवर ट्रीटमेंट लेकर के, हाँ, तो ऐसे भी है, मतलब उनके बाप दादे भी न्यूरोथेरेपी करते हुए आ रहे हैं, ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं अपने साथ। हाँ, ठीक है जी, सबने जीरो से शुरुआत की। चलो अब मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। हमने की है जी माइनस से शुरुआत। पहले जीरो से नीचे भी कुछ होता है ना, तो हम वहां से आए हैं, गड्ढे में से। क्यों आए, कैसे आए? गुरुजी ने निकाला, और कोई शक्ति थी नहीं। भाई साहब, हमको गलत न्यूरोथेरेपी सिखाई गई। क्यों सिखाई, किसने सिखाई, वो जाने तो आप छोड़ दो आप। लेकिन उन्होंने ऐसी न्यूरोथेरेपी हमको सिखाई जिसको भूलने को ही हमको 1 साल लग गया। भूलने को 1 साल लग गया, ऐसी न्यूरोथेरेपी। और कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उस समय लॉकडाउन का समय था। जब मैं सीख के आया, 18 तारीख को मैं सीख के आया, 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। ना कोई बोलने वाला, ना कोई पूछने वाला। अच्छा, उस पे मजे की बात और बताता हूँ आपको। किसी का सपोर्ट नहीं, दोस्त, रिश्तेदार, भाई, किसी का सपोर्ट नहीं, और लोग मजाक उड़ा रहे। बोले ये पागल हो गया, बोले अच्छी खासी दुकानदारी छोड़ के ये लोगों के हाथ पैर दबाने के लिए जंगल गया था, बोले ये वहां से ये सीख के आया है। आपको मैं बता रहा हूँ अपनी खुद की बात, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मेरे घर में तमाशे हो गए।
मेरे ससुर जी का फोन आया मेरे को, अरे बेटा बोले तुम क्या कर रहे हो, ये देख के थोड़ी लड़की दी थी हमने तुमको। बोला है, यहां तक बात पहुंच गई थी। क्या बताओ आपको मैं। आप सोचो मेरी कंडीशन सोचो, गलत सीखा हुआ मैं, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। उस कंडीशन में भी मैंने पहला पेशेंट ठीक किया अपना, कैल्सिफिकेशन इन आर्टरीज। हाँ, आप जीरो से सीख रहे हैं, मैं माइनस से सीखा था। पहला कंडीशन मैंने पहला पेशेंट ठीक किया, कैल्सिफिकेशन इन आर्टरीज। डॉक्टर बोल रहा है पैर काटने पड़ेंगे नहीं तो पैरों का बाईपास होगा। वो सिर्फ, और वो पेशेंट ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए, हॉस्पिटल में डेट लेने गया, कोरोना लग गया, उसका ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया, और संयोग से वो मेरे पास टकरा गया क्योंकि वो मेरा पुराना दवाई का पेशेंट था, अंकल जी थे। वो पहला पेशेंट ठीक किया मैंने, कैल्सिफिकेशन इन आर्टरीज। वो पेशेंट 50 कदम चल नहीं सकता था, जब मैंने छोड़ा 1.5 किलोमीटर चलता था। मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, सिर्फ एक वो हमको सिखाया गया था। अभी वो मैं नाम नहीं लेता हूँ ट्रीटमेंट का, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे कि किसने हमको सिखाया वो ट्रीटमेंट। उसका लॉजिक मेरे को मालूम नहीं, सिर्फ देना मालूम था क्योंकि हमने अच्छी प्रैक्टिस की थी। वो पेशेंट ठीक हो गया। दूसरा पेशेंट हाइपर एसिडिटी, 23 साल का लड़का। डॉक्टर ने बोला ये जी वॉल्व आपको बदलना पड़ेगा, एसिड की वजह से वॉल्व पूरा, कार्डियक स्प्लिंटर पूरा जल गया है, प्लास्टिक का डालेंगे। 23 साल की उम्र। वो ठीक हुआ। उसके बाद एक एक करके 30 पेशेंट जब तक ठीक हुए, मेरे को समझता ही नहीं था कि ये कैसे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि लॉजिक ही मालूम नहीं था। ट्रीटमेंट दे रहा हूं, पेशेंट ठीक हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। 30 पेशेंट ठीक होने तक मेरे को ये भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ये मेरे ट्रीटमेंट से ठीक हुआ है। मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया है तब ये ठीक हुआ है। ये मेरे को 30 जब ठीक होके चले गए तब मेरे को यकीन हुआ कि हाँ बेटे, आपने जो ट्रीटमेंट दिया है उससे वो ठीक हुआ। आप सोचो, लॉजिक मालूम नहीं, क्यों दे रहे ट्रीटमेंट वो मालूम नहीं, 5-6 ट्रीटमेंट उसमें से जो मन में आया उठा के दे दिया, पेशेंट ठीक होके चला गया। मैं सोच रहा हूँ कि ये ठीक कैसे हुआ है। ये मेरी कंडीशन थी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कई बार आजमा लिया है ये बात को। आपसे पेशेंट वही ठीक होगा जिसका लिखा हुआ है कि इसको आपके हाथ से ठीक होना है। 100 बात की एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर उसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि इसको आपके हाथ से ठीक होना है, आप कोई भी ट्रीटमेंट दे दो वो ठीक हो जाएगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है, और वो आ भी जाएगा आपके पास। आपको नहीं मालूम कहां से आया कैसे आया, वो आएगा। नहीं तो हम यहाँ देखते हैं, कई पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट नहीं कराते, उनको मैं सामने से बोलता हूँ कि भैया आप ट्रीटमेंट लो ठीक हो जाओगे, उनको समझ में नहीं आता, वो चले जाते हैं वापस। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका समय नहीं आया अभी ठीक होने का। और क्या बोलोगे आप? हाँ जी, जिस पेशेंट का समय नहीं आया अभी ठीक होने का, आप उसके पैर भी पकड़ लोगे ना, भैया ट्रीटमेंट करा ले, वो नहीं आएगा आपके पास। दूसरी मजे की बात बताता हूँ आपको। जिस दिन मेरे पास कोई, हाँ बढ़िया जी, जिस दिन मेरे पास कोई नया ट्रीटमेंट आया, उसके दूसरे तीसरे दिन ही वो पेशेंट मेरे सामने आके खड़ा है, बैठ जाएगा। ये सब तो चीजें मैं अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अपनी आंखों से 5 साल से। ठीक है। अच्छा, दूसरी अब मैं आपको एक दो बातें प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। बोरिंग तो नहीं हो रहा है?
मैं आपको एक दो चीजें प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। देखो, कभी कभी हमारे क्लिनिक पे, सेंटर पे ठीक है जी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कभी कभी हमारे सेंटर पे ऐसे कुछ आते हैं कुछ लोग जो कि या तो दर्द से काफी समय से, देखो आप ध्यान दो, जो पेशेंट काफी समय से दर्द से पीड़ित है ना, उसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता है। वो खुश नहीं रह सकता फिर, उसके अंदर की खुशी, जीवन जीने का एहसास, रस जो बोलते हैं ना, रस जो रहता है जीवन जीने का आनंद, वो खत्म हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। या कुछ लोग होते ही निगेटिव है, आते ही चिड़चिड़ चिड़चिड़ करना है, कुछ तो भी बोलना है ऐसा। मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, वैसे आप पहले ही ज्यादा दर्द वालों को एक्सप्लेन करो कि भैया थोड़ा समय लगेगा इसमें, धीरे धीरे आराम करता है हमारे ट्रीटमेंट से, धीरे धीरे। जी, मैं बताता हूँ आपको। अब वो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, क्लिनिक में आएगा, इनको मैं बोलता हूँ माइंड की स्टिफनेस वाले पेशेंट, जड़ होते हैं, जड़ स्वभाव। वो क्लिनिक में एंटर करके बैठने से पहले उसकी शिकायत चालू हो जाएगी। सर, ऐसा नहीं लग रहा सर, ये हो गया सर, वो हो गया। आपने कुछ नहीं करना, उस समय उससे बात नहीं करना, आपने सबसे पहले उसको लेटा देना। ये मैं कई लोगों पे आजमा चुका हूँ, ये बात ध्यान में रखना आप। पेशेंट आए चिड़चिड़ करते हुए, आप उससे बात ही मत करो, उसको लेटा दो। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। जब तक वो बैठा रहेगा, खड़े रहेगा, वो बहस करने की स्थिति में रहेगा। जैसे ही वो लेट गया, वो सरेंडर पोज में आ जाएगा, बस। फिर वो आपसे बहस करने की स्थिति में नहीं रहेगा। उसको पहले लेटा दो, सरेंडर करवा दो, फिर उसकी बात सुनो। ये आपको मैं प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं सरेंडर पोज। नीचे लेटाते ही वो सरेंडर हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा, सब कुछ आपने पेशेंट के ले लिया, हिस्ट्री ले लिया। अब आप थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखो कि आपका ट्रीटमेंट वो पेशेंट के लिए कन्वीनियंट और मनी सेविंग है कि नहीं है, ये भी थोड़ा आप सोचो। भाई, हमको सिर्फ थेरेपी करना है, पेशेंट आया इतनी दूर से, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ अपने पैसे लेंगे और थेरेपी ट्रीटमेंट करेंगे, बस हो गया, हमारा काम इतना ही। ये आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करो, पेशेंट के लिए कन्वीनियंट और उसके पैसे का भी थोड़ा ध्यान रखो आप, कि उसके लिए भाई आपको समझ में आ रहा है कि ये भाई 5 महीने, 6 महीने, 1 साल चलने वाला ट्रीटमेंट है। तो आप उसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखो कि ये पेशेंट हमारे लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपने जिस दिन ये सोच के ट्रीटमेंट दिया कि भाई इसको तो मेरे को लंबा चलाना है और इससे मेरे को पैसा कमाना है, कृपा आपकी खत्म हो गई, समझ लो। गुरु जी का आशीर्वाद हट गया आपके ऊपर जिस दिन ऐसा सोच लिया आपने। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मेरे जैसा ये फील्ड का अज्ञानी आदमी आज तक सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब मेरे मन में सेवा भाव है, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, और कोई कारण नहीं है। ट्रीटमेंट तो एक जरिया है जिससे मैं उन लोगों का भला कर रहा हूँ। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है जी। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप के पास में ट्रीटमेंट के सिवा आप दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो दवाइयां हैं वो कुछ न्यूट्रासूटिकल्स के इसमें आती है। एक फार्मास्यूटिकल होता है, एक न्यूट्रासूटिकल्स होता है, जिसमें विटामिन वगैरह आते हैं। तो ये दवाइयों से अलग रूप में देखा जाता है इनको। तो आप दवाइयों का इस्तेमाल आप पेशेंट को बता सकते हो, उसमें कोई हर्जा नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत लिमिटेड।
सिर्फ न्यूट्रिशन पे फोकस आप करो, बाकी कुछ नहीं बताना है आपने किसी को, और लिख के तो देना ही नहीं है कभी किसी को, ना व्हाट्सएप पे ना कागज के ऊपर में। सिर्फ ओरली आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। वही जैसे B12 है, अपने पास मैक्सिमम पेशेंट आते हैं, B12 कमी है हिंदुस्तान में, हर इंसान का कम है। उसके लिए हम दवाइयाँ सजेस्ट क्यों करें? दवाइयों का तो रोल कॉल 2-3 महीने के बाद में स्टार्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है इंजेक्शन। इंजेक्शन कोई सेफ चॉइस नहीं है और पेनफुल है, हर इंसान इंजेक्शन लेना नहीं चाहता। तो आप उनको B12 का आजकल नेजल स्प्रे आता है, वो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, और उसका तुरंत रिजल्ट है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। 400-500 रुपए का नेजल स्प्रे महीना भर चलता है। क्यों आपको उसको ओल्ड यूटीएफ एलएपी देके उसके 9 से 10 दिन खराब करना है सिर्फ B12 डेफिशिएंसी के लिए? सिर्फ एक मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, सिर्फ स्पेसिफिक बता रहा हूँ। B12 की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्यों हमको 9 से 10 दिन सिर्फ ओल्ड यूटीएफ एलएपी देके, जो काम उसका घर बैठे भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक है, ये जनरल नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये चीज हम अपने घर वालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, अभी आप लोग ध्यान दो, हो गया क्या पंडित जी समय? बस 5 मिनट और ले रहा हूँ। नैनो B12 करके आजकल बहुत सारे स्प्रे आते हैं, ट्राइका कंपनी का नैनो B12 ऐसे नाम से आता है। दूसरा, आपको मैं बताता हूँ, अभी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना करके एक स्कीम निकाली हुई है, जिसमें बहुत सस्ती दवाइयाँ बहुत अच्छे रेट में हमको मिलती है। 10 रुपए में विटामिन D3 का सैशे मिलता है। अब मेरे को बताओ, आप किसी को 10 रुपए का सैशे दोगे कि 300 रुपए का ट्रीटमेंट दोगे 1.25 DCC का? क्या तुक है? जो काम 10 रुपए के सैशे में हो रहा है, वो आप उसके लिए 300 रुपए उसके खर्चे करवाओगे और मेहनत करोगे? ट्रीटमेंट तो अपने पेशेंट के लिए है ना भाई। आपको समझ में आ रहा है? एक जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके घर में बाई आती है काम करने वाली, उसको क्या आप ट्रीटमेंट दोगे 300 रुपए का? उसका आप 10 रुपए का विटामिन D नहीं खरीद, अपनी जेब से खरीद के दे सकते हैं? दे सकते हो भाई। आपको तो विटामिन D से मतलब है ना, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल। ये एज ए फार्मासिस्ट बताया मैंने आपको, एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं बताया मैंने, एज ए फार्मासिस्ट आपको ये चीज बताई, ठीक है? अब देखो दवाई, नहीं नहीं, दवाइयाँ लिख के तो आपको देनी ही नहीं है भैया, किसी को मैंने पहले ही बताया ना। आपको दवाई लिख के देनी है। वेज के लिए कोई स्प्रे नहीं होता, उसका एक वैरको करके ऑयल होता है, वो अप्लाई करना होता है। वैरको करके एक ऑयल होता है। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, दवाइयों का उपयोग हमको कहीं ना कहीं हमारे परिवार में इस्तेमाल आता ही है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, डैंड्रफ के लिए जैसे कॉमन चीजें रहती है, एलोवेरा जेल हो गया, डैंड्रफ है, तेल है, कुछ प्रकार के बैंडेड है, कुछ प्रकार की ऐसी जो घर पे छोटी मोटी चीजें लगती है, तो आप वो देखोगे जो डैंड्रफ का शैम्पू, केटाकोनाजोल वगैरह मार्केट में 200-250 का मिलता है, वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में 55-65 का मिलता है। तो ये चीजें मैं आपके घर के लिए बता रहा हूँ। आप जिसको भाई, जरूरी नहीं है कि हर इंसान 250 का वो शैम्पू अफोर्ड कर सके, तो अपने को उसका सस्ता उपयोग ये भी मालूम रहना चाहिए कि भैया क्वालिटी वाली मेडिसिन सस्ते में हमको कहाँ मिल सकती है। ऐसे ही आप लोगों के हजारों रुपए बचा दोगे। मैंने बताया ना आपको, भला करने के कई तरीके हैं ये दुनिया में, ठीक है जी? चलो पंडित जी, हो गया? अच्छा, मैं एक सभी को भेंट देना चाहता हूँ। आप लोग इतने देर तक रुके रहे, इसके लिए एक मेरे तरफ से भेंट लेके जाइए सभी लोग। आनंद में आया तब बताइए। 10 रुपए से भी कम में मैं B12 आपको करवा के देता हूँ, और उसका लाभ है ना, थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा,
लेकिन अगर आपने परिश्रम किया तो उसका लाभ है ना आपको जरूर 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 निश्चित देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट लिखिए, लिखिए कौन ट्रीटमेंट लिखना चाह रहा है। अच्छा, आपको B12 के लिए चलिए सबसे पहले ओपिनियन ले सकते हैं। B12 के लिए न्यूरोथेरेपी के प्रोटोकॉल के अनुसार कौन से ट्रीटमेंट देने चाहिए उस पर देखते हैं। फिर मैं आपको एक नया खजाना खोल करके दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा ऐसा। चलिए आप लोगों का सबसे पहले अनुभव लेते हैं, फटाफट हैंड राइज करिए। किसको मालूम है कि किसने न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से कौन सा देने से बढ़ जाता। मैं एकदम छोटा सा ट्रीटमेंट बताऊंगा, इतना छोटा सा कि आपको आनंद आ जाएगा और 100% कारगर। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, हैंड राइज करिए और बताइए। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो मैं नाम ले रहा हूँ, वही लोग बताएंगे। सबसे पहले रितु जी बोलिए, आपको कुछ कहना है? B12 के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए न्यूरोथेरेपी में? लक्ष्मी पांडे जी, महेश चौहान जी, आप लोगों ने हैंड राइज किया है। सर 3 goals 7 liver 8 parko। 3 goals 7 liver 8 parko, ठीक है। और कोई जल्दी जल्दी बताए आप लोग क्या देना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। B12 के लिए न्यूरोथेरेपी में क्या प्रोटोकॉल होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? सर SL फॉर्मूला देते सर, गैस ऑनली देंगे सर, जिससे क्या है अगर हमारा ये एसिड पेट का सही रहेगा तो हमारा जो खाने में B12 है वो इन्फेक्शन निकलेगा, जिससे विटामिन B12 बचकर हमारे शरीर तक पहुंच पाएगा। तो गैस ऑनली। जल्दी 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 जल्दी। और कौन है सबसे छोटा सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट में बताने वाला? जैसे कि अभिषेक भैया ने बता दिया था, ओल्ड यूरिया और लार्ज फॉलिक ब्लैक, ये सब B12 का ही ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये सब प्रचुर मात्रा में B12 अवशोषित कराने का ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं एक आपको ना यूनिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। पहले आप लोगों को भावनाओं को जान लेते हैं, आपको मालूम है नहीं मालूम है, फिर मैं आगे बढ़ू ना। अपनी ऊर्जा अपने ज्ञान को क्यों बांटू? पंडित जी छोटा ट्रीटमेंट तो ये भी बताया ना, 10 मेडुला 1 गैस ओनली 6 पॉइंट। चलिए और जल्दी बताइए भैया। अभी हम है ना अप और डाउन में अटके हुए हैं, न्यूरोथेरेपी एडवांस हो चुकी है। हम अननेसेसरी हम गॉल को अप मिडल डाउन क्यों दे, लीवर को अप मिडल डाउन क्यों दे? हमको परफेक्ट मालूम होना चाहिए ना किस वातावरण में B12 अवशोषित होता है, हम उसी को उकसाएंगे। लेफ्ट परको सर, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। हाँ, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन बिल्कुल काम करता है। तो चलिए सभी लोग हार मानते हैं, तो मैं पूरा का पूरा एकदम बढ़िया ट्रीटमेंट बताता हूँ। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही ट्रीटमेंट है। उसको देने के बाद है ना 100% B12 अवशोषित होता है। चाहिए तो कभी भी आप भी लेके दे सकते हैं और उसका अनुभव देखिए। पूरे दिन आपका एनर्जी लेवल और ऊर्जा के स्तर में क्या ऊर्जा के स्तर में कितना अच्छा आपको फील होता है, जरूर बताएंगे। 244 सर जी बिल्कुल 244 भी दे सकते हैं। राइट विटामिन फॉर्मेशन ये तो देना ही देना है। लेकिन हमारा मुख्य ट्रीटमेंट क्या होगा मैं बताता हूँ। लिख रहे हैं आप लोग? लेटेस्ट है ना B12 का जो ट्रीटमेंट है, उसके बाद अभी तक न रिसर्च हुआ है न उसके बाद अभी कोई भी ट्रीटमेंट बने हैं। जो एकदम सटीक और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, अप टू डेटेड ट्रीटमेंट है, उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देंगे हम मेडुला। तो मेडुला में हम देंगे 10 लेफ्ट मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी गॉल लीवर का हमको 2 फिंगर देना है। लेकिन गॉल लीवर का कौन से साइड में देंगे? ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट वाला अंगूठा मान लीजिए। गॉल लीवर लेफ्ट वाले पैर में है, तो लेफ्ट वाला ना अंगूठा मान लीजिए। तो हमको देना है कौन से साइड में मालूम है? राइट साइड में। राइट साइड यानी अंगूठे के साइड में हमको क्या देना है? 2 फिंगर देना है गॉल लीवर का। कितना देना है? 3 2 फिंगर गॉल लीवर देना है। अब इसको इंटू 3 कर देना है। खाली कौन से साइड में? याद रखिए, लेफ्ट वाले में नहीं, सेंट्रल में नहीं, राइट साइड, मतलब अंगूठे के साथ। लेफ्ट वाले पैर में ना अंगूठे के साइड में ही हमको केवल देना है। इस तरफ नहीं देना है, सेंटर में भी नहीं देना है, इसी तरफ देना है। अब इसको 3 ही 2 फिंगर देना है गॉल लीवर। 3 2 फिंगर गॉल राइट में, 3 2 फिंगर लीवर राइट में। अब इसको इंटू 3 कर देना है। उसके बाद हमको क्या देना है?
CNNS देना है तो ऑल 3 साइड जब देते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, कौन सा देते हैं, सेंटर में देते हैं, फिर इस तरफ देते हैं, मतलब और फिर बाहर के साइड में देते हैं। तो उसी तरह हमको राइट साइड में देना है खाली गॉल का, गॉल और लीवर का इंटू 3, यानी कि ये मेरा अंगूठा का समझ के चलिए कौन सा तरफ आ रहा है आपका, राइट साइड आ रहा है। तो ये तरफ मतलब ये बीच वाला नहीं देंगे, इधर का नहीं देंगे, इधर का ही केवल देंगे, राइट साइड का गॉल, राइट साइड का लीवर। अब इसको CNNS को भी इंटू 3 कर देंगे, राइट साइड में देना, लेफ्ट अब भी सेंटर में भी नहीं देना, लेफ्ट में भी नहीं देना। अब हमको देना है गॉल लीवर लेफ्ट पर को। अब बताइए कौन सा होगा, अप होगा डाउन होगा, कौन सा होगा? गॉल लीवर देना है, 3 गॉल 7 लीवर देना है, तो वो अप में देंगे, न्यूट्रल में देंगे या तो डाउन में देंगे, और क्यों देंगे? सर ये CNNS गॉल लीवर में देना है? हाँ जी बिल्कुल देना है, लेकिन राइट साइड में देना हो। बहुत ज्यादा एडवांस में ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, 80% जितने लोग जुड़े हैं ना दे भी नहीं पाएंगे, ट्रीटमेंट बताने के बाद भी नहीं दे पाएंगे अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो। अप में देना होगा पंडित जी। अप में देंगे सर, अप में। विटामिन B12 अल्कलाइन होता है तो अप में देंगे शायद। जी बिल्कुल अप में ही देंगे, अप में देंगे। तो क्यों अल्कलाइन नहीं होता? अल्कलाइन नेचर में ही अवशोषित होता है। इसके लिए हम क्या देंगे, 3 गॉल अप 7 लीवर अप। आप इधर परखू में ना B12 का भी परखू दे सकते हैं, या तो पूरा का पूरा हम लेफ्ट परखू ही दे सकते हैं, 8 लेफ्ट परखू दे सकते हैं। ये हमारा छोटा सा ट्रीटमेंट बनता है। कितने स्टेप में है, कितने स्टेप में ट्रीटमेंट है? 4 स्टेप में ट्रीटमेंट है, 4 स्टेप में ट्रीटमेंट है। पहले तो हमने दिया 10 लेफ्ट मेडुला इंटू 2, उसके बाद दिया राइट साइड में क्या दिया, 3 टो फिंगर, राइट साइड में क्या दिया, गॉल लीवर की टो फिंगर दिए, 3 टो फिंगर राइट साइड में ही गॉल लीवर दिए, इसको इंटू 3 दिए। इसको देने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, मतलब अगर 10-10 सेकंड या तो 20-20 सेकंड का गैप रखते हैं तो 1 मिनट ज्यादा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद CNNS दिया, उसके बाद दे दिया। पूरा ट्रीटमेंट है ना 5 मिनट का भी नहीं बनता है, 5 मिनट का भी ट्रीटमेंट नहीं बनता है, और किसी को भी सिखाया जा सकता है, आसानी से सिखाया जा सकता है। तो इसको लीजिए और इसका आनंद फिर बताइए कैसा लगा अजूबा। सर विटामिन डी और कैल्शियम के लिए भी बता दो। अभी आपको मतलब विटामिन डी की भी कमी हो गई है? हाँ जी सर। पंडित जी इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजना। वो चीजें धर्म के लिए पंडित जी तो भी आएगा, अदरवाइज हमें तो नहीं हमने आएगा। सिखा दिया, ठीक है। आप जिस चीज का वीडियो मांग रही है वो सारे पॉइंट्स है ना पूरा लेवल 1 में ही क्लियर हो चुके हैं, तो ऐसा बोल भी नहीं क्लियर सकते तो कि हो आपको गया नहीं है, बताया। लेकिन अभी आप जो बता रहे हो उसको पूरा उस हिसाब से। चलिए ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसमें किसका क्या प्रश्न है? अभिषेक जी रुकिए, मैं कुछ तो दिक्कत हो रही है, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी क्या है, मैं भेजू गाल का वीडियो ग्रुप में? ओके, आप सभी देखना, करेक्ट है क्या? तो जो मैंने ट्रीटमेंट बताया उसी ट्रीटमेंट उसी सीक्वेंस में आप ट्रीटमेंट दीजिएगा। स्टेफी जी ने लिख दिया है 10 लेफ्ट मेडुला इंटू 2, 3 लेफ्ट गॉल लीवर, 3 टो फिंगर गॉल लीवर, केवल राइट साइड में ही देंगे। हाँ, बड़े टो के नजदीक में जो राइट साइड आता है उस उधर ही देंगे इंटू 3। फिर CNNS ओनली राइट साइड इंटू 3, 3 गॉल अप 7 लीवर अप 8 लेपर को अप। स्टेफी जी ने लिख करके दे दिया चैट में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट का अनुभव आप लोग कभी बताएंगे? ठीक है, तो आपको मिल रहा है आज कल का दिन, सर मेरा तो चालू ही है ट्रीटमेंट। परसों का दिन, तो आप इसको ना शनिवार के क्लास में बताएंगे, ठीक है। कल कोई भी क्लास नहीं है। ओमकार जी मेरा ट्रीटमेंट यही चल रहा है। बढ़िया है, लीजिए इसी ट्रीटमेंट को लीजिए। नहीं मैं ले रही हूँ राकेश जी से। हाँ बढ़िया लीजिए, इसी को लीजिए, आराम हो जाएगा आपको। अगर किसी का B12 बड़ा हो तब? बड़ा हुआ है तो क्या करना है बताइए? फॉलिक एसिड।
एथरो ट्रीटमेंट जाएगा ना, बढ़ेगा तो शरीर में होगा क्या, क्या घटित होगा? तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज्यादा पानी पिए ताकि जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाए। पॉलिक पॉइंट देंगे तो कम होगा B12। फिर अब गाल लिवर कैसे सौरभ जी, देंगे? मैं इसको कमांड नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके ना पहले रिकॉर्डिंग बंद करें और मुझे पिन करें, मैं नहीं कर पा रहा हूँ।